कैसे हो विद्यार्थियों? आशा आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके बीच लेके उपस्थित हुए हैं स्वयं प्रकाश द्वारा रचित गद्य खंड से पहला पाठ नेताजी का चश्मा। आइए नेताजी का चश्मा पाठ को पढ़ने से पहले स्वयं प्रकाश के जीवन के बारे में और उनके जीवन परिचय से संबंधित बातों के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में साठोत्तरी पीढ़ी के बाद के जनवादी लेखन से संबंध रखने वाले स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 1947 को हुआ। स्वयं प्रकाश जी का पैतृक घर अजमेर राजस्थान में था। इंदौर में उनका ननिहाल था। उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी थे। 1962 में उन्होंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1966 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। जीविकोपार्जन के लिए 1967 में भारतीय नौसेना में प्रवेश लिया। 1968 से 1969 में जयंती शिपिंग कंपनी में सौर फिटर के रूप में कार्य किया। 1970 में भारतीय डाक तार विभाग में रिपीटर स्टेशन असिस्टेंट के पद पर कार्य किया। इस पद पर वे लंबे समय तक बने रहे। 1983 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में राजभाषा अधिकारी के रूप में उन्होंने कार्य आरंभ किया और वहां से 2002 में अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ली। इसी बीच उन्होंने 1975 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1980 में राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1982 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 8 दिसंबर 2019 को कर्कट रोग के कारण इस महान लेखक का निधन हुआ। आइए अब जान लेते हैं स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं के बारे में। स्वयं प्रकाश की रचनाओं में सबसे पहले कहानी संग्रह मात्रा और भार 1975 में प्रकाशित, सूरज कब निकलेगा 1981 में, आसमां कैसे कैसे 1982, अगली किताब 1988, आएंगे अच्छे दिन में 1991, आदमी जात का आदमी 1994, अगले जन्म 2002, संधान 2006, छोटू उस्ताद 2015। स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित उपन्यासों में नंबर 1 जलते जहाज पर 1982, ज्योतिरथ के सारथी 1987, उत्तर जीवन की कथा 1993, बीच में विनय 1994, ईंधन 2004। स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित निबंध समान तुखाए 1983, दूसरा पहलू 1990, रंगशाला में एक दोपहर 2002, एक कहानीकार की नोटबुक 2010, क्या आप सांप्रदायिक हैं 2011, एकमात्र लिखित नाटक 1980 में प्रकाशित हुआ फिनिक्स नाम से, रेखा चित्रों में हम सफरनामा 2000 में प्रकाशित हुआ, साक्षात्कार में और फिर वह अपना 2009 और मेरे साक्षात्कार 2015 में। स्वयं प्रकाश को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, विशिष्ट साहित्यकार सम्मान पुरस्कार, वनमाली स्मृति पुरस्कार, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, पहल सम्मान, कथाक्रम सम्मान, भवभूति अलंकरण आदि सम्मान प्राप्त हुए। स्वयं प्रकाश के जहाँ तक कहानियाँ और उपन्यासों के बीच यदि उनके साहित्य को देखा जाए तो कहानियों और उपन्यासों में मध्य वर्ग के जीवन के विविध पक्ष हैं, उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। कुछ विद्वान इनको मध्य वर्ग की जीवन शैली के महान चित्तेरे के रूप में भी बुलाते हैं। इनकी कहानियों में कस्बों की जीवन शैली का बहुत बड़ी कुशलता एवं कलात्मकता से अभिव्यक्त होता है। देशभक्ति की नारेबाजी के विरुद्ध हैं। वे मनुष्य के आचरण में ही देशभक्ति देखना चाहते हैं। स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में जातिगत भेदभाव को जोरदार से लताड़ा गया है।
स्वयं प्रकाश जी की दृष्टि में सब मनुष्य समान हैं। वे समाज के विकास के मार्ग में आने वाली हर बुराई, रूढ़ि व अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। स्वयं प्रकाश की भाषा शैली की बात की जाए तो इनकी कहानियों की भाषा सरल, सहज एवं पात्रानुकूल है। लोक प्रचलित तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। वर्णात्मक एवं संवादात्मक शैलियों का सफल प्रयोग हुआ है। तो ये हैं स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय, जो आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इस पाठ की तरफ। कहानी नेताजी का चश्मा एक नगर पालिका के द्वारा एक मूर्ति का लगवाना वहाँ से आरंभ होती है। पहले मैं इसको आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ कि इसमें क्या है, फिर इसको पढ़ेंगे। तो कहानी का जो कथा वस्तु है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा के इर्द गिर्द चलता है। एक छोटे से कस्बा है, छोटे से कस्बे में एक नगर पालिका है। नगर पालिका जो कि वहाँ के छोटे मोटे कामकाज है उनको करवाने का जिम्मा रखती है। एक बार वे सरकारी स्कूल के मास्टर, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को समय के अभाव में नेताजी की मूर्ति बनाने का जिम्मा सौंप देते हैं। मोतीलाल मास्टर जी मूर्ति को बनाकर तैयार कर देते हैं कम समय में, परंतु मूर्ति को थोड़ा अधूरा छोड़ देते हैं। उसके अंदर वो संगमरमर का जो मूर्ति बना हुआ था उसके ऊपर चश्मा लगाना भूल जाते हैं। जब चौराहे के ऊपर मूर्ति लगा दी जाती है तो वहाँ उस मूर्ति के अधूरे व्यक्तित्व को देखकर एक कैप्टन नाम का पात्र, जो कि बड़ा बूढ़ा मरियल है, फेरी लगाकर चश्मे बेचने का उसका काम है, वो उसके व्यक्तित्व को पूरा करने के लिए अपने ओरिजिनल चश्मे उसके ऊपर लगाता रहता है। और जब कोई ग्राहक आता है और उसको चश्मा पसंद आता है तो उसको उतार कर दे देता है। इसी कहानी में एक हालदार नाम का पात्र है जो इसी कस्बे से हर 15वें दिन गुजरता है, जो कि कंपनी में अधिकारी हैं। किसी ना किसी कामकाज से यहाँ से गुजरता होता है और वो मूर्ति को देखकर सोचता है कि ये मूर्ति हर बार चश्मे कैसे बदल पाती है। उसके दिमाग में ये आता है कि चलो मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल ही सकती है। फिर चौराहे के ऊपर वो जिस जगह पर रोजाना पान खाने के लिए रुकता था वो एक पान वाले की दुकान है। पान वाला एक भारी भरकम, मोटे शरीर और भारी तोंद वाला व्यक्ति है जो हर समय पान चबाए रहता है। यदि किसी व्यक्ति को उससे बातचीत करनी हो तो उसको पहले पान थूकना पड़ता, फिर वो उसकी बातों का जवाब देता। एक बार हालदार साहब उससे पूछते भी हैं कि इस मूर्ति पर चश्मे का क्या रहस्य है, तो पान वाला उसको बताता है कि एक मोतीलाल मास्टर ने इसको बनाया था और एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो कि इसके ऊपर चश्मा लगाने का काम करता है। जब ये बातें सुनी तो हवलदार साहब सोचता कि कैप्टन कोई लंबा चौड़ा तकड़ा व्यक्ति, हट्टा कट्टा रहा होगा या कोई नेताजी के साथ फौज में रहा हुआ व्यक्ति होगा। परंतु जब वो उसको देखते हैं तो जो पान वाला है वो इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति वाला व्यक्ति है, बूढ़ा है, मरियल है। अंत में एक बार इसकी कैप्टन की मृत्यु होती है और कैप्टन की मृत्यु होने के बाद जब हवलदार साहब को पता चलता है तो वो ये सोचते हैं कि नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं लगा होगा, इसलिए हम आज चौराहे के ऊपर नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो मेरी आंखें हैं वो उस मूर्ति को देखने के आदी हो गई हैं और मैं अगर ऐसा करूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। परंतु जब अंत में वो देखता है तो वहाँ उस मूर्ति के ऊपर उसे गोल सरकंडे का लगा हुआ चश्मा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो जीप को रुकवा कर उसके सामने जाके अटेंशन की मुद्रा में खड़ा होता है। तो ये इस छोटी सी कहानी का बाहरी खाका प्रारूप है। इस कहानी में एक पात्र है हवलदार साहब, दूसरा पात्र है कैप्टन, तीसरा पात्र है पानवाला। घटनाक्रम है एक कस्बे का, पूरी घटनाक्रम चलती है नेताजी की प्रतिमा के इर्द गिर्द।
एक पात्र है मोतीलाल मास्टर, जो सरकारी स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक हैं। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। मैं आपको इसको समझाने का भरपूर प्रयास करूँगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी प्रकार से। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो पहले ही पात्र से आपका परिचय हो रहा है, वो पात्र है हालदार साहब। कहा जा रहा है कि हालदार साहब हर 15वें दिन कस्बे से गुजरते थे। ये उसी कस्बे का जिक्र है जिस कस्बे के ऊपर नेताजी की प्रतिमा, उसी कस्बे का जिक्र है जिस कस्बे में नेताजी की प्रतिमा बनी हुई है। अब इस कस्बे की विशेषताएं बताई जा रही है कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे ही कुछ ही मकान, और जिससे बाज़ार कहा जा सके वैसा ही एक बाज़ार था। तो कहता कि बड़ा नहीं था ज़्यादा कस्बा, न ज़्यादा छोटा था और न कोई ज़्यादा बड़ा बाज़ार था, वैसा ही बाज़ार जिसे बाज़ार कहा जा सके, यानी कि साधारण सा बाज़ार। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ काम करती भी रहती थी। अब बताया जा रहा है कि जो एक कस्बा था, इसमें एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक छोटा सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, एक नगर पालिका थी और नगर पालिका वहाँ छोटे मोटे कामकाज करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करा दिए। ये इस प्रकार के कामकाज करवाते रहते थे। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड का या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो होता क्या है कि एक बार यही नगर पालिका, जो कस्बा है, इस कस्बे का जो चौराहा है, उस चौराहे पर एक नेताजी की प्रतिमा है संगमरमर की, उसको लगवा देते हैं ये लोग। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, मैं ये पहले बता ही चुका हूँ, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से, यानी कि वो प्रतिमा सिर्फ 2 फीट की तो है ही, उसी के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान या उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय या ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को यह अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अब कहते हैं कि पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन नगर पालिका में जहाँ तक बात पता है उसमें या तो समय का अभाव रहा होगा या बजट कम रहा होगा। इस जल्दबाजी में जो निर्णय है वो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो वहाँ का स्थानीय कलाकार हो, यानी कि वहाँ उसी स्थान का कामकाज करने वाला हो। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया। और मूर्ति बनाने का ये काम किसको सौंपा गया? मोतीलाल मास्टर जी को, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, जो कह रहे थे कि मैं 1 मंथ में इस मूर्ति को बनाकर आप लोगों के सामने रख दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची। ये यहाँ जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है उसकी ऊंचाई के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी ऊंचाई 2 फीट थी, जिसे हम ब्रस्ट कहते हैं। और प्रतिमा सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन भी फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह याद आने लगते थे। ये जो नेताजी के द्वारा नारे दिए गए थे उन नारों की बातचीत है। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, यानी कि एक प्रकार से अच्छा प्रयास ही था नगर पालिका का। केवल एक चीज़ की कसर थी इस प्रतिमा पर, जो बड़ी खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। लेकिन जो चश्मा उस मूर्ति के ऊपर लगना चाहिए था मोतीलाल मास्टर को बनाते समय, वो चश्मा उस मूर्ति के ऊपर नहीं था। ये जो चश्मा था ये मोतीलाल मास्टर लगाता था, वो चश्मा था।
एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा फ्रेम यानी कि चौड़ा काले फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया है। तो ये असली चश्मा है जिसका वर्णन हो रहा है, जिसको पहनाने का जो काम है वो आपके कैप्टन महोदय करते हैं। उस चश्मे का वर्णन है जो चौड़ा काला फ्रेम वाला चश्मा है। कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, आश्चर्य भरी मुस्कान। तो जब सुभाष चंद्र ये जो हालदार साहब हैं वो जब यहाँ से गुजरे और कस्बे में पान खाने के लिए चौराहे पर रुके तो उन्होंने इसको देखा मूर्ति को कि मूर्ति संगमरमर की है और जो चश्मा है वो चौड़ा काला फ्रेम का है। उसको देखकर एक आश्चर्य भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई और कहने लगे, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मतलब कि बड़ा अच्छा आइडिया है, प्रतिमा पत्थर की है और जो चश्मा है वो ओरिजिनल है, वास्तविक है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। जब जीप वहाँ से हालदार साहब को लेकर उसके ड्राइवर महोदय जीप को लेकर चल पड़े तो हालदार साहब आगे जाने के बाद भी इसी प्रतिमा के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। और अंत में सोच विचार के बाद उन्होंने निर्णय किया कि जो भी हो, यहाँ के लोगों ने इस कार्य को अच्छा ही किया है, अच्छा ही कार्य है उनका, जो ये प्रयास है अच्छा ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। हालदार साहब मन ही मन सोच रहे थे कि महत्व ये नहीं कि मूर्ति सुंदर है, अच्छी है, बुरी है, बल्कि महत्व इस बात का है कि आज लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो बची ही नहीं है, सिर्फ एक मजाक बन के रह गई है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में भी कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। जब दूसरी बार वहाँ से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में अब दूसरा चश्मा दिखाई दिया। पहले जो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब को कौतुक और बढ़ा, आश्चर्य और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। इस बार जब दूसरा चश्मा देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो ये भी अच्छा आइडिया है कि मूर्ति है वो आप कपड़े नहीं बदल पा रहे तो चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, जब तीसरी बार वहाँ से होकर गुजरे तो उन्होंने एक और नया चश्मा देखा उसके ऊपर। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। जब बात पचने से रह गई तब उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौन थिरकी। पीछे उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली पीली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हालदार साहब के पूछने पर पान थूकते वो बताता कि ये सब कैप्टन है, वो चश्मे वाला वो करता है। हालदार साहब कहते, क्या करता है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। पान वाला कहता, चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पा रहे थे उसकी बात। वो कहता कि कोई ग्राहक यानी कि कोई ग्राहक आए, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। यानी कि यदि चश्मा चौड़े फ्रेम वाला चाहिए ग्राहक को तो कैप्टन कहाँ से लाएगा। वो उस मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता है और उसके ऊपर दूसरा बैठा देता है, यानी कि उस पर दूसरा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत यानी कि परेशान करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, जो यानी कि कोई ग्राहक आ गया उसको जो फ्रेम चाहिए जैसा वो उसी को वैसा दे देता है, मूर्ति से उतार के जैसा मूर्ति पर लगा हुआ है। तो कैप्टन महोदय चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ग्राहक को दे देता है और उसे बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है।
तो यहाँ जो कैप्टन है उसका वर्णन किया गया है कि एक कैप्टन है, चश्मे बेचना उसका काम है, बूढ़ा सा मरियल सा है जो कि उस मूर्ति के ऊपर चश्मा बदलने का काम करता है। मान लो चौड़ा फ्रेम लगा हुआ है मूर्ति के ऊपर, किसी को वहीं पसंद आ गया तो कैप्टन को दूसरा कोई उपाय नहीं था, तो वो उसको नेताजी की मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता और दूसरा उसके ऊपर लगा देता। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? हवलदार साहब पूछता है कि बात ये ठीक है, कैप्टन बदलता है, परंतु जो ओरिजिनल चश्मा वो कहाँ है? पान वाला तब तक दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पिक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गए। तो पान वाला तब तक दूसरा पान खा चुका था और पान थूक कर हवलदार साहब के प्रश्न का जवाब देता हुआ कहता है कि जो मोतीलाल मास्टर है वो उसको बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाले के लिए कि मज़ा देने वाली बात थी कि मोतीलाल बनाना भूल गया, परंतु हवलदार साहब के लिए आश्चर्य में डालने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर से मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, ये सब हवलदार साहब सोचता रहता है। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों से खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? तो हवलदार साहब पैसे देते समय और पीछे जब चल पड़ते हैं और पीछे मुड़ के कैप्टन की देशभक्ति के बारे में सोच रहे हैं, तो पूछते हैं कि ये कैप्टन महोदय हैं, ये कोई भूतपूर्व सिपाही है या कोई फौजी है या कोई नेताजी का साथी है? पान वाला एक और पान खा रहा था, नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो जो पान वाला है वो कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी चंदकुची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हवलदार साहब पूछना तो चाहते थे कैप्टन को देख के कि लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसी वेशभूषा दिख रही थी, बूढ़ा मरियल, फेरी लगा के चश्मा बेचना, दुकान भी नहीं है, फिर भी इसको कैप्टन कहता। लेकिन हवलदार साहब को पान वाले ने मना कर दिया था कि मैं बताने वाला हूँ नहीं, इस बारे में कोई बात करनी नहीं मुझे। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। अगले 2 साल तक यही कार्य चलता रहा। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर होता, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, आश्चर्य और खुशी के कुछ क्षण देने के लिए उस मूर्ति के ऊपर चश्मा अवश्य होता। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था।
हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। यानी कि देखो, पान वाला उदास हुआ है तो कहीं ना कहीं देशभक्ति का वो मजाक ज़रूर उड़ाता हो, लेकिन कैप्टन के प्रति उसके हृदय में दया ज़रूर थी, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर मोतीलाल बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वह रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठाई गई। कुछ वैसा ही देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने आकर अटेंशन मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हुए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो हालदार साहब की सोच के बिल्कुल विपरीत हुआ ये प्रकरण, क्योंकि हालदार साहब सोच रहे थे कि नेताजी की प्रतिमा के ऊपर अब चश्मा नहीं होगा। उन्होंने अपने ड्राइवर को भी मना कर दिया था, परंतु नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बना हुआ देखा तो वो भावुक हो गए और नेताजी की मूर्ति को सलूट किया। तो जो हमारे देशभक्त हैं उनके प्रति लोगों के मन में कितनी आदर की भावना है और उनके प्रति आदर की भावना होनी चाहिए, उस भावना को विकसित करती है कहानी नेताजी का चश्मा, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में। स्वयं प्रकाश के रचयिता है। मैंने स्वयं प्रकाश के जीवन के बारे में आपको बता दिया। इस कहानी को आप समझ गए होंगे। फिर से इस कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कहानी है, एक कस्बा है। कस्बे में एक नगर पालिका है। नगर पालिका है तो छोटे मोटे काम भी कराती है। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, दो ओपन एयर सिनेमा घर हैं। एक बार नगर पालिका का अधिकारी निर्णय करता है कि यहाँ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई जाए, और वो जल्दबाजी और समय के अभाव में यह कार्य मोतीलाल मास्टर को सौंपता है। मोतीलाल मास्टर मूर्ति बना देता है। मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट रही होगी, ब्रश तक, छाती तक, और मूर्ति को लगा दिया जाता है। परंतु मूर्ति के ऊपर ओरिजिनल चश्मा नहीं था। मूर्ति के ऊपर कैप्टन नाम का पात्र है जो चश्मा लगाने का काम करता है। जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उस मूर्ति को देखकर हैरान हुए। पहली बार गुजरे तो चौड़े फ्रेम का काला चश्मा था, दूसरी बार गुजरे तो गोल तार का चश्मा था, तीसरी बार गुजरे तो और तीसरा चश्मा था। पान वाले की दुकान पर पान खाने के लिए रुकते थे, उससे वो पूछते हैं तो वो इसका जवाब देते हैं कि ये सब कैप्टन करते हैं। जब कैप्टन की छवि उनके मन में उभरती तो वे सोचते हैं कोई सेनानी या सुभाष जी का साथी रहा होगा, परंतु जब उसको देखते हैं कि वो एक बूढ़ा मरियल इसके विपरीत है कैप्टन, और वो चश्मा बेचने का काम करता है, उसकी दुकान ही फिर लगाने का काम करता है। इस प्रकार 2 साल की अवधि बीत जाती है। उसके बाद 1-2 बार गुजरे वहाँ से तो प्रतिमा के ऊपर चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चलता है कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। कैप्टन की मृत्यु होने पर उदास हुए हालदार साहब, पान वाला भी उदास हुआ। परंतु जब वो 2 बार ऐसा देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इस बार चौराहे पर रुकेंगे नहीं, पानी नहीं खाएंगे, क्योंकि मूर्ति के ऊपर तो चश्मा मिलेगा नहीं और ये अधूरा व्यक्तित्व तो मुझे अच्छा लगेगा नहीं। परंतु जैसे ही चौराहे पर जाते हैं तो उनकी आंखें उस चीज़ को देखने की आदी हो चुकी हैं और वो देखती हैं
उसकी आंखें तो मूर्ति के ऊपर सरखंडे का बना हुआ चश्मा है, और चश्मा को देखते अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं और अटेंशन की मुद्रा में उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये है कहानी। अब इस कहानी के 5 प्रश्न हैं, इसमें से कुछ प्रश्नों के ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सबसे पहली बात तो कैप्टन के मन में जो हमारे देशभक्त हैं, जो देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके प्रति आदर व सम्मान था। दूसरा, उसके पास कुछ न होते हुए भी न वो कोई सेना में भर्ती था, न उसके पास कोई ज़्यादा धन संपत्ति थी, उसके बावजूद भी वो नेताजी की प्रतिमा है उसको अधूरा व्यक्तित्व नहीं देख पाते और उसके ऊपर चश्मा लगाने का काम करते हैं बार बार बदल कर। तो उसकी अंदर की देशभक्ति की भावना को देखकर शायद लोग उन्हें कैप्टन कहते होंगे। तो आप इसमें यही वाक्य लिखें। दूसरा, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना किया था लेकिन बाद में रोकने को कहा। तो इसमें पहला पॉइंट पूछ रखे कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों गए थे? तो पहले मायूस इसलिए हो गए थे, वो सोच रहे थे कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है, अब वहाँ चश्मा मुझे दिखाई नहीं देगा, तो मायूस तो इसीलिए हुए थे। दूसरा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? कि ये उम्मीद जगाता कि अभी भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना है जो बची हुई है। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? तो जो नेताजी की प्रतिमा है उसका जो अधूरा व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को पूरा होते देखते हुए कि लोगों के अंदर आज भी देशभक्ति की भावना बची हुई है, इस कारण भावुक उठे। फिर एक आशय स्पष्ट करना कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृहस्थ जीवन, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो ये व्यंग्य किया जा रहा है सीधा सीधा पान वाले के माध्यम से कि जो लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या देश के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, उनके प्रति उनका आदर सम्मान नहीं है बल्कि उसका वो पास उड़ाते हैं। तो और ऐसे लोग हैं जो उनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो उन लोगों के ऊपर व्यंग्य किया गया है इस हास्य के माध्यम से। अब पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला एक भारी भरकम मोटे शरीर वाला व्यक्ति है, उसकी भारी तोंद है, हर समय पान चबाता रहता है, लाल काली पीली बत्ती सी है उसकी। यदि उससे किसी को बात करनी होती है तो उसको पहले पान थूकना पड़ता है, फिर वो उनसे बातचीत करता है। ये लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी उचित नहीं है, क्योंकि कैप्टन के मन में देशभक्ति की भावना थी और देशभक्ति की भावना सिर्फ सेना में जाकर ही नहीं दिखाई जा सकती। आप किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी हो, आप देश के लिए और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो करके आप देशभक्ति की भावना दिखा सकते हैं। तो ये उनकी जो टिप्पणी थी उचित नहीं थी। तो ये थे आपके 5 प्रश्न इस पाठ, जो मैंने मोटा मोटा बताया है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ बताया नहीं है। आशा है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। बड़ी आसान सी कहानी है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। इसमें जो आपका पात्र है, एक तो कैप्टन, हालदार साहब, मोतीलाल मास्टर, पानवाला, एक नगर पालिका जहाँ का घटनाक्रम है, 2 फीट की मूर्ति है सुभाष चंद्र बोस की जिसके बारे में ये कहानी है। देशभक्ति की भावना को उजागर करना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो धन्यवाद सभी को। पढ़िए, इस वीडियो को देखते रहिए, अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। हमारा वीडियो को बनाने का उद्देश्य एकमात्र आप लोगों को ये समझाना है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, न लगे तो छोड़ दीजिए, वीडियो को स्किप कीजिए, आगे बढ़ जाइए। बाकी इस कहानी में कुछ ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा है नहीं। धन्यवाद।